नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT की क्लास में। तो हम लोगों ने शुरू की है अभिव्यक्ति और माध्यम बुक, जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा में लगी हुई है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे एचटेट का एग्ज़ाम हो या फिर HPSC PhD हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। फर्स्ट क्लास हमने कर ली है। जिस बच्चे ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पर अगर कोई PDF शेयर वगैरह करने वाली हो तो, ताकि मैं कर सकूँ। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। कल हमने संचार के जो तत्व थे वो देखे थे, क्या क्या होते हैं, स्रोत, संचारक, फिर उसके बाद आ जाता है एनकोडिंग, फिर संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फिर फीडबैक। और इनके बीच अगर शोर आ जाए तो क्या हो जाता है, संदेश सही तरीके से पहुंचाया नहीं जा सकता, तो शोर एक वादक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। डायग्राम आपने देख लेनी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपने डायग्राम भी जरूर बनानी है, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें, ठीक है। ये सब्जेक्टिव एग्जाम वाले बच्चे, ठीक है। आगे हमने देखनी है संचार की प्रक्रिया। तो संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। तो संचार एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है, उसके कई सारे रूप हैं और उनको समझना है। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में भी काफ़ी घुले मिले हैं। मतलब कि संचार के कई प्रकार ऐसे हैं जो आपस में घुले मिले होते हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं, जैसे एक एक चीज़ को आपने सुनते जाना है, बस मतलब कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें कि हमने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना और कैसे हमने इसके बीच जो भी लिखना है कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इशारे के द्वारा भी तो कोई ना कोई संदेश दिया जा रहा है, तो इसका मतलब इशारा भी एक संचार है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। मतलब बोल के हम प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, मतलब इशारा ही हो गया एक तरीके का प्रणाम करने का। तो ये मौखिक और दोनों अमौखिक दोनों का मिला जुला रूप हो गया एक मतलब अपने से बड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ प्रणाम करना, ठीक है। जैसे किसी से बात करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं के द्वारा मदद कर रहे होते हैं उस संचार को अच्छे तरीके से दूसरे को समझाने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इशारे भी क्या हैं, एक संचार का ही हिस्सा हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती हैं। जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर। तो ये ऐसी भावनाएं हैं जो बोल के व्यक्त नहीं की जा सकती, ये हमारे चेहरे के हाव भाव से अच्छे तरीके से व्यक्त अपने आप ही हो जाती हैं। जैसे खुशी है तो साफ स्पष्ट बात है कि हमारा चेहरा खिला होगा, हमारे चेहरे से पता चलता है कि हम खुश हैं। दुख है तो बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हम दुखी हैं, वो भी चेहरे के जो फेस से ही पता चल जाता है कि दुखी हैं। तो ये सुख दुख व्यक्त करना हाव भाव से, चेहरे के द्वारा, ये भी एक तरीके का संचार है। सामने वाले को एक संदेश मिल रहा है कि आप किसी तरीके से दुखी हैं या किसी से प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप खुश हैं, ठीक है। तो ये भी एक संचार का ही तरीका है, ठीक है। आगे संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। कैसे? याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं जब हम अकेले में होते हैं? या तो हम कुछ सोच रहे होते हैं, जहाँ कोई ना कोई योजना बना रहे होते हैं, या फिर किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। तो इस तरीके से भी क्या कर रहे हैं, हम संचार ही कर रहे हैं। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। हम सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं,
तो जो स्रोत हैं वो भी हम हैं और जो प्राप्त करता है वो भी हम ही हैं। जहाँ तक कि जो हमारा संदेश है वो हमारे तक ही सीमित है, हम खुद ही उस संदेश को पहुँचा रहे हैं। किसके तक पहुँचा रहे हैं? अपने खुद तक ही पहुँचा रहे हैं। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। तो संचार का बुनियादी रूप क्या हो गया? अपने आप से बातचीत करना कह सकते हैं, सोचना, योजना बनाना, मतलब कि जिसमें संचारक भी खुद हैं और प्राप्तकर्ता भी खुद ही हैं। इसे अंतव्यक्तिक इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? अंतव्यक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। ठीक है। जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो भी अंतव्यक्तिक संचार का एक उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। कहीं से होती है? खुद से ही संचार की शुरुआत होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं या इंटरपर्सनल संचार आप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि पहली प्रकार का संचार क्या हो गया? अंतव्यक्तिक, मतलब अपने आप से बात करना, अपने आप ही संदेश देना और प्राप्त करना। ठीक है। दूसरी प्रकार का जो संचार है वो अंतर्व्यक्तिक, जिसमें कोई ना कोई हमारे सामने होता है जिससे हम लोग बातचीत करते हैं या अपना संदेश उसको देते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होती है। तो कौन सा संचार है जिसमें फीडबैक तत्काल ही प्राप्त हो जाती है? तो वो है अंतर्व्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल, ठीक है, संचार कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अंतर्व्यक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो संबंध स्थापित होते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत है हम तो किसी से बात करेंगे, किसी से वो चीज़ मांगेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, हमारी दिनचर्या में जो हमें ज़रूरतें पड़ती हैं, तो ऐसे हम संचार के द्वारा उनको पूरा करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है, क्योंकि बातचीत से ही रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो संचार होता है ये पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्व्यक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। ठीक है। इस कौशल की ज़रूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। तो आपने भी ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसके बाद क्या होना है? आपका इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू में आपका जो क्या है, यही स्किल देखी जाती है कि आप में किस तरीके का आप संचार कर सकते हैं, आपका कौशल कैसा है। यही चीज़ें आपसे मतलब जानी जाती हैं। आपका कॉन्फिडेंस कितना है। सवाल कम पूछे जाएं लेकिन ये चीज़ें बहुत आंकी जाती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। ठीक है। क्योंकि मैंने KVS के इंटरव्यू में ये चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है और क्या क्या मतलब पूछा जाता है। प्रश्न चाहे कम पूछे जाएं लेकिन पूरी तरीके से अगले को जांचने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, इसके लिए अपने आप को आपने तैयार रखना है पहले से ही। जिसने अच्छे नंबर अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में लिए हैं वो अच्छे नंबर सब्जेक्टिव पेपर में भी ले लेगा और उसके बाद अच्छे नंबर आपको इंटरव्यू में भी लेने हैं। संचार का तीसरा प्रकार होता है समूह संचार। ठीक है। तो इस तरीके से संचार के प्रकार चल रहे हैं, पहला, दूसरा, उसी तरीके से आप क्रम से इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श करता है या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो भी कुछ कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। ठीक है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो समूह होता है वहाँ। ठीक है। तो यह भी एक समूह संचार का ही उदाहरण है। इसी तरीके से गांव की पंचायत या किसी समिति की कोई बैठक चल रही है तो वो भी क्या है, एक समूह संचार का ही उदाहरण है। यहाँ गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुँचते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, दोनों पक्षों पर बातचीत होती है तो सही मुद्दे पर सही निर्णय पर पहुँचा जाता है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार।
तो जनसंचार एक की परिभाषा आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने एसटेट का पेपर देना है चाहे पीजीटी सब्जेक्टिव, क्योंकि अगर जनसंचार के प्रकार पूछे जाते हैं, किसी पर कुछ भी चीज़ अच्छे से पूछी जाती है तो पहले क्या लिखनी होगी, परिभाषा लिखनी होगी, और सीधी सीधी 2 नंबर में परिभाषा भी आपसे, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन डिवाइड करके भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पर अच्छे से विशेष ध्यान देना है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे कहा जाता है जनसंचार। किसी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जनसंचार के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती हैं। तो एक ही न्यूज़ को एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, उसको उन तक पहुंचाना, यही क्या है, जनसंचार है। जनसंचार की अब विशेषताएं हैं, इसमें क्या खास होता है और क्या इसमें इसके साथ ही इसकी कमियां भी आएंगी, वो भी साथ के साथ देखती जानी है। जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता। तो पहली जो कमी है जनसंचार की क्या है कि जैसे आमने सामने हम 2 लोग बात कर रहे हैं तो साथ में हम मतलब एक दूसरे की बात की जो फीडबैक है, संदेश पहुंचा और फीडबैक वापस मिल गई, ठीक है, ये होता है। समूह संचार में भी ये चीज़ें संभव हैं, लेकिन जब जनसंचार की बात आती है तो वहाँ पर फीडबैक तुरंत नहीं मिलती। मान लीजिए अखबार में किसी ने कोई आर्टिकल छापा, आर्टिकल में उसने अपने विचार रख दिए, बहुत लोगों ने पढ़े, लेकिन उस व्यक्ति को ये तुरंत नहीं पता चलेगा कि मेरी बात पे लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, क्या लोगों ने इसको समझा, अच्छा लिया, बुरा लिया, तो मतलब फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होती। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। पंचमेल मतलब जैसे अलग अलग तरीके के पाठक और श्रोता होते हैं, जैसे मतलब कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, उसी तरीके से जो मतलब अलग अलग तरीके के श्रोता और पाठक होते हैं। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी होता है, गरीब भी होता है, ठीक है, शहर के लोग भी देखते हैं, गांव के लोग भी देखते हैं, पुरुष भी देखते हैं, महिलाएं देखती हैं, युवा, वृद्ध, बच्चे, मतलब हर तरीके के वहाँ पर लोग होते हैं। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा देख सकता है उस खबर को, कोई पटना में, लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। तो दूसरी कमी कह लीजिए या विशेषता के रूप में आप ले लीजिए, कमी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो संदेश भेज रहा है और जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, उन दोनों के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। मतलब इस तरीके के जो जनसंचार है, इसमें मान लीजिए टीवी का कोई प्रसारण है, चाहे रेडियो का है, उसमें कई सारे लोग काम करते हैं और अलग अलग सबकी भूमिका होती है, उसी प्रकार से अपना वो कर्तव्य निभाते हैं, ठीक है, और हर किसी की अलग पहचान और अलग कार्य होता है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें ढेर सारे द्वारपाल, गेट कीपर काम करते हैं। तो ये शब्द का
प्रयोग किसके लिए हुआ है ये भी ध्यान रखना है कि जो जनसंचार माध्यम के बीच काम करने वाले लोग होते हैं, यहाँ से मतलब एक खबर ऐसी नहीं है कि सीधी सीधी आपने कहा कि ये खबर है, इसको प्रकाशित कर दो, इसको टीवी पे चला दो या अखबार में छाप दो, सीधी सीधी वो खबर नहीं छपेगी। उसके लिए पहले काफ़ी मतलब लोगों के बीच से होके उसको गुजरना पड़ेगा, उसको खबर को देखना पड़ेगा क्या इसमें सच्चाई है, ये छापने योग्य है या नहीं, ये जनसाधारण साधारण के बीच भेजने वाली खबर या संदेश है कि नहीं, इन चीज़ों को देखा जाता है। ढेर सारे क्या होते हैं, द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही यह तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक होता है, सहायक समाचार संपादक होता है, फिर सहायक संपादक होता है, उप संपादक होता है। तो ये अलग अलग लोग होते हैं जिनको ही द्वारपाल बोला गया। आदि तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह से छपेगा। इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। फिर संचार के कार्य आ गए। ठीक है, आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हर कोई करता है, पूरा दिन अपनी दिनचर्या में संचार का प्रयोग करता है। निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ लिख रहे हैं तो वो आपको पढ़ने हैं। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए किया जाता है। मान लो आपको किताब की ज़रूरत है, तो जब तक आप मांगोगे नहीं, बताओगे नहीं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको अपने आप नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, संचार करेंगे, आप बातचीत करेंगे, मांगेंगे, उससे कहेंगे तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। इसके लिए क्या ज़रूरी है, संचार। दूसरा है नियंत्रण। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करता है, तो संचार के द्वारा ही एक कक्षा को अध्यापक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया अभिव्यक्ति। क्या आ गया, अभिव्यक्ति। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते रहना है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। जिसने नहीं किया, वीडियो को देखते यहाँ तक पहुँच गया है, लाइक कर दो। और जो चैनल पर नया है, चैनल के साथ जुड़ सकता है। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, फिर पांचवा इसका कार्य हो गया सामाजिक संपर्क। संचार के बिना कोई भी सामाजिक संपर्क स्थापित हो ही नहीं सकता। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं का या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं, जैसा हमारा काम है उसी तरीके का हमें संचार करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, संदेश उसी तरीके का देना पड़ता है। एक अध्यापक हो तो बच्चों को कैसे अपने निर्देश देने हैं, कैसे बढ़ाना है, वो भी एक संचार है। एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स के साथ कैसे पेश आता है, उसका संचार है। तो अलग अलग व्यवसाय या अलग अलग अपनी जीवन में जो कर्तव्य हैं उनके अनुसार जो संचार है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, आगे जनसंचार के कार्य। अब हम संचार के कार्य पढ़ रहे थे, अब जनसंचार के जो कार्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी प्रकार से जनसंचार माध्यमों के भी कई सारे कार्य हैं। उनमें कुछ प्रमुख इस तरीके से हैं। सबसे पहले सूचना देना। बस एक बार पढ़ लोगे ना, फिर आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा इसमें क्या लिखना है। सूचना देना, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है।
हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। टीवी देखते हैं तो कहाँ की कहाँ न्यूज़, मतलब पूरे विश्व की खबरें हमें पता चलती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। शिक्षित करना, जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। जहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित करने और उसके प्रति सजग जागरूक बनाने से होती है। मतलब जनसंचार माध्यमों के द्वारा जनता को शिक्षित किया जाता है कि उनके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है। फिर मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब बहुत सारे साधन हैं जो जनसंचार के माध्यम ही तो हैं। मनोरंजन के जो प्रमुख साधन हैं, सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, संगीत के टेप, वीडियो, किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तय करना, एजेंडा तय करना एक प्रमुख इनका कार्य है। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब आप समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। तो आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई न्यूज़ वायरल हो रखी है, यहाँ ये हो गया, इसने वो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जनसंचार के माध्यम ही होते हैं जो मुख्य घटना लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों में वायरल कर देते हैं, ठीक है। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। मतलब जब कोई मुद्दा जोर शोर से चलने लगता है तो फिर सरकार भी बीच में आती है, उस पर सही निर्णय लेने के लिए उसको बाधित कर दिया जाता है, बाध्य कर दिया जाता है। निगरानी करना, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है, ठीक है। तो लोकतंत्र में ये भी ज़रूरत है इस चीज़ की भी कि सरकार क्या कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? जनसंचार के माध्यमों से मिलती है। हम जागरूक होते हैं इसके लिए, ठीक है। और जैसे पत्रकारिता में एक वॉचडॉग पत्रकारिता होती है, वो भी सरकार की नीतियों पर ही नज़र रखने के लिए होती है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जनसंचार माध्यमों की। विचार विमर्श के मंच, जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भारत में जनसंचार माध्यमों का किस तरीके से विकास हुआ है। रेडियो पढ़ना होगा, टेलीविज़न को अच्छे तरीके से, इंटरनेट को, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें डीपली आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे आपको नोट लिखना भी मिल सकता है कि इंटरनेट पर नोट लिखो, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, ठीक है। क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।